नमस्कार साथियों, आपका यूपीपीसीएस की इस सीरीज पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीपीसीएस का जो प्री का एग्जाम है जून पे लगा हुआ है। उसी को ध्यान में रखकर हम लोग जो पुराने साल के सवाल हैं, लगभग 10 से 15 सालों के, उनको हल कर रहे थे। इससे क्या होता है कि इससे हमें एक पैटर्न भी पता चल जाता है, सवाल किस टाइप से आने वाले हैं। और साथ साथ में हम रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उस पर भी एक ओवरव्यू देखने का प्रयास कर रहे थे। आज वायुदाब और पवने के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं एक आप बात बता दूं आपको, ये केवल समझने वाला ज्यादा टॉपिक है। हालांकि इससे सवाल जो है बहुत कम आते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आएगा स्थानीय पवने। स्थानीय पवनों में उससे संभावना ज्यादा रहती है बनने की सवाल। उससे आपको कई प्रकार की जो पवने हैं, जैसे लू का आपने नाम सुना होगा, जब गर्मियों के समय भारत में चलती है। आपने मानसूनी पवनों का नाम सुना होगा। आपने सुना होगा स्थल समीर। आपने सुना होगा समुद्री समीर। ये आपने सब सुने होंगे ना। अगर आपने थोड़ा सा एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा है तो ये सब नामों को आपने सुना होगा। तो वहां पर थोड़ा सा सवाल बनने की संभावना ज्यादा रहती है, बशर्ते वायुदाब और पवनों पर। लेकिन इनको समझे बगैर इन सब चीजों को समझा नहीं जा सकता। इसलिए थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। और इस पर गिनती के 4 या 5 सवाल होंगे। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में स्थानीय पवनों के साथ भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं ये वाला। तो पहला, वायुदाब होता क्या है। वायुदाब से आपको समझना पड़ेगा एयर प्रेशर क्या होता है। ये देखिए, आप जानते हैं ये समुद्र है। ठीक है, मान लीजिए इधर पर्वत है, ठीक है, समुद्र है। तो जितनी भी ऊपरी परतें हैं, मैंने आपको परतों के बारे में बताया था, सभी में वायु माई पाई जाती है थोड़ा थोड़ा। तो इन सारी वायु का समस्त रूप से समुद्री सतह पर जितना दाब पड़ता है उसको वायुदाब कहते हैं। समुद्री सतह पर, समुद्र की सतह यहाँ पर मानक है। ठीक है ना। हम लोग, आपने स्टेशन वगैरह में देखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई। तो समुद्र को ही हमने बेस लाइन माना है हर जगह। आप अपनी ऊंचाई किसी न किसी तरीके से तो नापते होंगे ना, कि जमीन से आप इतने ऊंचे हैं। तो तो यहाँ पर क्या है कि समुद्र का जो ऊपर वाला तल है उससे हमने सारी ऊंचाइयों को मापा ही, ये हमारा स्टैंडर्ड है। जबकि आप जानते हैं समुद्र खुद में अपने आप में गहरा है, लेकिन वो भी हम गहराई नापते तो समुद्र तल से ही नापते हैं। तो समुद्र तल हमारा यहाँ पर जो है बेस पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो चीजें थोड़ा थोड़ा सा बस मैं डिस्कस करता जाऊंगा, आप चाहे तो आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको। पहली बात है, ये देखिए मैंने अभी आपको बताया, वायुमंडल की समस्त परतों द्वारा जो दबाव पड़ता है उसको वायुदाब कहते हैं। ये कहाँ पर, एक निश्चित इकाई, आप मान लीजिए थोड़े से हिस्से पे जितना दबाव पड़ रहा है उसको नाप लिया आपने। धरातली या सागरी क्षेत्रफल की एक निश्चित इकाई। हालांकि ये धरातल भी सागर क्षेत्रफल के बराबर ही होना चाहिए अगर हम मानक की बात करें। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु के स्तंभ कुछ नहीं है। आप इसको जैसे मान लीजिए ये गोला है और एक मतलब एक यूनिट इस तरीके का गोला मानकर हम ऊपर तक ले जाते हैं। तो इतना दबाव सारी वायु को जितना पड़ रहा होगा यही वायु स्तंभ टाइप का है। वायुदाब मापने के लिए वायुदापी यंत्र या बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये याद रख लीजिएगा, बैरोमीटर। अभी मैंने पिछले बार आपको बताया था, बैरोमीटर अगर अचानक गिर रहा हो तो उसको तूफान आने का संकेत कहते हैं। ठीक है। अगर बैरोमीटर अचानक उठ रहा हो, अगर उठ जाए, तो इसको कहते हैं प्रति चक्रवाती दशा, मतलब मौसम बहुत शांत है। ठीक है, मौसम शांत है। प्रति चक्रवाती दशा का मतलब होता है मौसम शांत है। और अगर पहले वो एकदम से पहले गिर रहा है फिर उठ रहा है, तो अगर ऐसी बात है तो वो वर्षा का प्रतीक है। ये आपको पता होना चाहिए। बैरोमीटर के 3 मानक हैं, हालांकि सबसे ज्यादा पूछा जाता है तूफान वाला और आपको प्रति चक्रवाती दशा वाला। अगर अचानक गिर रहा है तो तूफान, अचानक उठ रहा है तो शांति, वहां पर माहौल शांत है। और अगर गिर उठ रहा है, कंफ्यूजन है, तो वही बरसात का मौसम आ जाएगा, पानी गिरने की संभावना होती है। समुद्र तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। वही मैंने आपको बताया, सर्वाधिक क्यों होता है, क्योंकि समुद्र तल को ही हम लोग बेस लाइन मानते हैं। इससे जो इसको हम कहते हैं कि ये 0 डिग्री है ऊंचाई के नाप पर, और कोई भी क्षेत्र इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो समुद्र तल पर सर्वाधिक वायुदाब होता है। ये लाइन आप याद रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन आपके अंदर क्रिएट कर सकती है। इसके बाद ये 1800 फीट पर लगभग वायुदाब 50% भाग हो जाता है। और तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। तो देखिए, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, जैसे तापमान होता है। जहां तापमान होगा तो वहां पर हिस्सा गर्म हो जाएगा। तो जब चीजें गर्म हो जाएंगी तो वहां की वायु जो है
उठकर ऊपर की ओर चली जाती है। तो जब वायु वहां पर उठकर चली जाएगी तो वहां वायु दाब बचेगा ही नहीं। तो वायु दाब और तापमान में जस्ट उल्टा संबंध होता है, जहां तापमान अधिक होगा वहां वायु दाब कम हो जाता है। इस प्रकार की चीजें होती हैं समान स्थितियों में है। और भी कई सारी कंडीशंस होती हैं, केवल तापमान अकेले नहीं होता। दूसरा तापमान को प्रभावित करने वाली स्थिति है घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन। सेकेंड, जैसे पृथ्वी के 0 वाले डिग्री से जब हवा उठती है ऊपर तो गर्म हो जाती है। यहाँ पर आप जानते हैं विषुवत रेखा पर, ये देखिए मैं आपको बना देता हूँ, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, पृथ्वी की जो हवा है यहाँ से ऐसे आ रही है, यहाँ पर 0 डिग्री पर सूर्य का तापमान इतना होता है, अचानक गर्म होती ऊपर उड़ जाती है हल्की होकर, और ये ऊपरी क्षोभ मंडल है, ऐसे घेरते 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 जाती है, आगे कोरियालिस बल का प्रभाव पड़ता है और ये हवा पर्याप्त मात्रा में सघन से विरल हो जाती है। सघन मतलब क्या होता है? सघन मतलब होता है काफी मात्रा में इकट्ठा होना, और यहाँ पर ऊपर जाती है तो ये फैल जाती है, इस तरफ भी इस तरफ भी। तो ये हवा धीरे धीरे जाती है, यहाँ इतना भार हो जाता है इसका, और कोरियालिस बल का भी भार हो जाता है, तो ये अपने दाएं तरफ घूम जाती है, तो वापस नीचे उतर जाती है। उतरना नहीं चाहिए लेकिन घूर्णन के कारण ये उतर जाती है। जब उतर जाएगी तो यहाँ पर हवा बहुत हो जाएगी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि 20 डिग्री के आसपास सर्वाधिक ताप पाया जाता है, 20 से 30 डिग्री के आसपास। इधर ताप है और हवा भी उतर गई तो यहाँ पर वायुदाब बहुत हो जाता है, यहाँ पर वायुदाब बहुत अधिक पाया जाता है 30 डिग्री पर। और फिर ये हवा इस तरीके से जाएगी, फिर यहाँ से आपकी ठंडी हवा आ रही होगी, ये गर्म हवा है, यहाँ से इन दोनों के बीच भिन्नत होगी तो ठंडी हवा गर्म हवा को ऊपर उठा देगी, तो ये फिर ऊपर यहाँ पर उड़ जाती है। तो यहाँ पर जो वायुदाब होना चाहिए उससे कम वायुदाब हो जाता है। तो इस प्रकार से वायुदाब पे कई प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, तापमान हो गया, घूर्णन हो गया, और आपका कोरियालिस बल हो गया, ये सब चीजें इस पर प्रभाव डालती है। ये आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तापमान का प्रभाव, घूर्णन का प्रभाव, समान स्थिति है, आप एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा आपको। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। और एक शब्द होता है वायुदाब प्रवणता, वो भी इस पर प्रभाव डालता है। वायुदाब प्रवणता या दाब प्रवणता, ये कैसे प्रभाव डालता है? जैसे मान लीजिए एक हवा ऐसे बह रही है, एक हवा ऐसे बह रही है, ठीक है, और इसका जो दाब है वो मान लीजिए 100 है और इसका दाब है 50 है, तो ये हवा ऑटोमेटिक इसकी ओर बहना प्रभावित करने चालू हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन दोनों के बीच में अंतर है ना 100-50 का। इस अंतर को पूरा करने के लिए जो बल लगता है उसको दाब प्रवणता बल कहते हैं। मतलब दो दाबों के बीच में अगर अंतर आ रहा है तो पृथ्वी का एक नियम होता है ना संतुलन बनाने का, तो संतुलन बनाने के लिए ये दाब प्रवणता बल का प्रयोग होता है यहाँ पर वायु दाब के संदर्भ में। इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया था, महासागरीय जो धाराएं होती हैं, अगर एक तरफ जल ज्यादा है एक तरफ जल कम है तो ये जो ज्यादा जल है वो कम जल की ओर बहने का प्रवृत्ति रखेगा। ठीक है ना, अगर सारी कंडीशन उसकी ठीक है तो वो जो जहां पर जल कम है उस तरफ बहने की प्रवृत्ति रखेगा। तो ये प्रवणता के कारण ही होता है, यहाँ घनत्व की स्थिति की वजह से यहाँ हो रहा है, और उसको यहाँ पर जो है यहाँ दाब की वजह से हो रहा है। यहाँ पर दाब 100 है बार, तो यहाँ पर 50 के आसपास है, तो 50 का अंतर है, इस 50 को अंतर को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तो मान लीजिए इसका औसत क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा, दोनों तरफ 75-75 हो जाएगा, तो फिर कोई बहाव नहीं होगा, दाब प्रवणता यहाँ पर एक भी अंतर नहीं आएगा। ये है आपकी वायुदाब की पवने। ये देखिए भूमध्य देखिए निम्न वायुदाब, इसको डोलड्रम भी बोलते हैं। ये उपोष्ण उच्च वायुदाब, ये 30 से 35 जो अभी मैंने आपको बताया, ये अधो ध्रुवी निम्न वायुदाब, और ये है उच्च दाब। देखिए पृथ्वी मान लीजिए झुकी नहीं होती, ठीक है ना, कोरियालिस बल का प्रभाव होता, तो एक रेखा ऐसे होती जहां पर सूर्य सीधे पड़ रहा होता 0 डिग्री पर, और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहाँ नॉर्थ पोल हो जाता, आपका साउथ पोल हो जाता। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल बिल्कुल ठंडे हो जाते, ये गर्म हो जाते, तो गर्म वाले हिस्से से हवा जाती रहती ठंडे वाले, और ठंडे वाले से गर्म की ओर आती रहती, यही होता रहता। तो केवल एक सेल ये बन जाती और एक सेल आपकी ये बन जाती, ठीक है ना। इस प्रकार से सेलों का निर्माण हो जाता। लेकिन कोरियालिस बल के कारण जब हवा यहाँ से उठती है तो 30 डिग्री के आसपास बैठती है, फिर वो 60 डिग्री पास फिर उठ जाती है, फिर 90 पे फिर बैठती है। तो इस प्रकार से एक सेल, दो सेल, तीन सेल, और यहाँ पर भी आपकी 3 सेल इस तरीके से निर्मित हो जाती है। और ये बीच का जो भाग है छोटा सा, 0 से लेकर 5 ऊपर नीचे दोनों तरफ, इस पे हवाएं आपस में आके
मिलती हैं व्यापारिक पवनें, तो ये एक क्षेत्र हो गया। अभी इसको कहते हैं डोल्ड्रम, ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। अब देखिए यहाँ समझते हैं, ये 0 डिग्री है। यहाँ पर सूर्य की रोशनी आप जानते हैं, सूर्य जो है 23:30 से लेकर 23:30, यहाँ पर लगभग लगभग वो साल भर चमकता है। कभी कर्क रेखा पर आ जाएगा, कभी मकर रेखा पे आ जाएगा, कभी विषुवत रेखा पर होगा। तो यहाँ पर लगभग तापमान बराबर रहता है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर जब व्यापारी पवनें आ रही होती हैं तो यहाँ पर तापमान होने की वजह से वो सतह को छूती हैं और गर्म होकर उड़ जाती हैं। तो नीचे जो हवा रहती है वो हमेशा खाली हो जाती है। जब नीचे कुछ होगा ही नहीं तो किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा, तो यहाँ निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। अब ये हवा जब ऊपर की ओर जाती है, ऐसे उठी और आगे बढ़ती है, तो फिर कोरियालिस बल के कारण फिर ये बैठ जाती है आगे जाकर, भार के कारण। तो इसको कहते हैं उपोष्ण, मतलब थोड़ा सा शीतल क्षेत्र भी है और थोड़ा सा उष्ण क्षेत्र भी है, इसलिए इसका नाम है उपोष्ण, टेम्परेट। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं, जब ये बैठ जाती है हवा, तो यहाँ पर हवा जो पहले से थी ये बैठ गई, तो यहाँ पर हवा जो है दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक जो इसी का एक हिस्सा जो है वो व्यापारी पवनों के रूप में बाहर आ जाता है, इसी का एक हिस्सा पछुआ पवन की ओर पीछे चला जाता है। तो ये आपकी पवनें हो गई। तो यहाँ पर जब बहुत ज्यादा भारी पवनें हो जाएंगी तो निकलेंगी बाहर की ओर, यहाँ पर आपका ये बाहर निकल जाता है, तो इसको पछुआ पवन कहते हैं। और ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। हमेशा जो हवाएं होती हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। इधर से अब ये इस ओर बहेंगी, यहाँ निम्न वायुदाब है, और ऊपर जब जाएंगे तो इधर से ठंडी हवा आ रही होती है, बिल्कुल मतलब उच्च दाब से आ रही होती है, धीरे धीरे आती है खिसकते खिसकते और यहाँ पर आती है, और ये हवा गर्म होती है, यहाँ जाती है, तो ये ठंडी हवा गर्म हवा को ऊपर उठा देती है और ये वापस गर्म हवा जाकर यहाँ फिर फाइनली जाकर बैठती है। ये सतह के ऊपर से जा रहा है, ठीक है ना, ये सतह पर काम नहीं हो रहा है, ये सतह के ऊपर हो रहा है। करीब 6 से 7-8 किलोमीटर ऊपर तक ये उड़ जाती है, फिर जाकर बैठ जाती है। इस प्रकार से एक सेल तो ये बन गई हमारी, एक सेल ये बन गई और एक सेल ये बन गई। ये पूरी सेल है जिसमें हवा उठ रही है, जा रही है, बैठ रही है, इस प्रकार से। तो ये आपकी पहले जो पेटी होगी, पहली पेटी होती है निम्न वायुदाब की, क्योंकि यहाँ से हवा उड़ जा रही है। यहाँ हवा बैठ रही है तो ये उच्च वायुदाब हो गया। यहाँ पर हवा जो है गर्म वाली पछुआ पवन, इसको वापस उठा दिया जा रहा है, तो जितना वायुदाब यहाँ होना चाहिए था उससे कम हो जाता है, तो ये निम्न वायुदाब। और यहाँ पर हवा आकर फिर बैठ रही है, तो इसको उच्च वायुदाब बोलते हैं। इस प्रकार से आपके दो यहाँ पर और दो इसमें, तो 4 उच्च दाब और आपके तीन तीन जो है निम्न वायुदाब की पेटियां बनती है, 1 2 और 3। 3 निम्न वायुदाब और 4 उच्च वायुदाब की पेटियां आपको मिलेंगी। ठीक है, ये बस आपको थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा और बारीकता से समझाना चाहूँ, हालांकि कोई इसमें इतना टेंशन वाली बात नहीं। ये 0 डिग्री है, ये 30 है, ये 60 है और ये 90 है। ऐसे यहाँ पर होगा दोनों अक्षांशों में, दोनों गोलार्धों में। तो यहाँ से हवा गर्म है तो उड़ जाती है ऊपर की ओर, ये जाती है आगे, ठीक है, ऐसे बहते हुए फिर बैठ जाती है। ये बैठ जाती तो अब धीरे 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 इधर से खिसकती रहती है, इस तरफ भी थोड़ा सा खिसकेगी, थोड़ा इस तरफ भी खिसकेगी, तो इस तरफ जाती, इधर से आ रही है ठंडी हवा 90 डिग्री से, तो इस हवा को ये ऐसे विस्थापित कर देता है, तो ये हवा फिर उड़ जाती है, तो यहाँ निम्न वायुदाब का केंद्र बन गया, यहाँ निम्न वायुदाब का केंद्र बन गया। यही कंडीशन इधर भी बन जाएगी, आपका ये निम्न वायुदाब का केंद्र बन गया। ठीक है, और ये उच्च वायुदाब के केंद्र बन गए, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर और हाई प्रेशर। ठीक है, यहाँ निम्न वायुदाब है तो इसकी जस्ट ऊपर यहाँ पे उच्च वायुदाब हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ से सारी हवा जो यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, गर्म होकर उड़ जा रही है, तो सारी हवा ऊपर इकट्ठी हो रही है। तो ये जहाँ उच्च वायुदाब हुआ तो ये हवाएं इधर उधर भागेंगी, तो यहाँ पर इस तरह भागती है, जब भागते भागते आती है तो कोरियालिस बल के कारण फिर ये नीचे बैठ जाती है, यहाँ पे उच्च वायुदाब हो जाता है। फिर यहाँ से उच्च वायुदाब होगा तो फिर इसको हवा को फेंका जाएगा, तो ये 60 की ओर जाती है, कुछ 0 की ओर जाती है। इस प्रकार से पवनों का ये चक्र चलता रहता है। पहला सेल ये बन गया, इसी प्रकार से ये जो है आपकी ये पूरे इधर ऊपर उठ गई, तो कुछ हवा इधर निकल जाएंगी, कुछ हवा इधर निकल जाएगी, ये दूसरी सेल बन गई, और ये हवा इधर जाकर बैठ जाती तो तीसरी सेल हो गई। तो 3 प्रकार की सेल हो जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं
ये 0 डिग्री 90 डिग्री पर है, तो ये तो तापमान की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन ये जो है ये पृथ्वी के घूर्णन की वजह से हो रहा है, यानी गतिज क्रिया की वजह से ऐसा हो रहा है। तो 4 जो सेल होती हैं वो गतिज क्रिया के माध्यम से बनती हैं, और 3 जो है वो ताप के माध्यम से बनती हैं। इस प्रकार से ये चीजें होती हैं। इसके बाद जरा देख लेते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। यही मैंने आपको बताया 0 डिग्री जो है ये वाली, यही चीजें यहाँ पर पढ़ लीजिएगा आपको। दोनों 50 अक्षांशों के बीच, भूमध्य रेखा के दोनों ओर ये 50 नहीं है, 0 से 5 है दोनों ओर, ठीक है, 0 से 5 वायुदाब का विस्तार पाया जाता है, लेकिन स्थिति स्थायी नौ पर परिवर्तनशील होती है, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन होने के कारण इस पेटी में ऋतुवत स्थानांतर खिसका होता रहता है। बात इसमें यह है कि आप जानते हैं जब कर्क रेखा पे सूर्य चमकेगा तो इधर पे थोड़ा सा प्रकाश कम हो जाएगा और इसका प्रकाश थोड़ा इस तरफ ज्यादा हो जाएगा, तो ये थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करती रहती है 5-5 डिग्री पर। इसलिए आपने देखा होगा 30 से 35 लिखा हुआ है। ये क्यों 30 से 35 लिखा हुआ है? इसीलिए लिखा हुआ है, ये 35 से 38 तक भी जा सकता है, ये 60 से 65 तक भी जा सकता है। तो ये थोड़ा सा 4-5 डिग्री का अंतर आ जाता है, क्योंकि सूर्य जो है खिसकता रहता है। यहाँ पर उच्च वायु दाब हमेशा मिलता है, इसलिए यहाँ पर हवा जो है गतिशील होकर ऊपर उड़ जाती है। अभी मैंने आपको समझाया। इस प्रकार वायुमंडल में संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। संवहन धारा का मीन्स होता है इस तरीके से हवाओं को उठना। इस क्षेत्र में धरातल पर पवनों में गति कम होने के कारण शांत क्षेत्र या डोलड्रम बन जाता है। शांत क्षेत्र या डोलड्रम क्यों बन जाता है? जब वहां पर एक्चुअली में हवा आ नहीं रही है और गर्म होकर सीधा उड़ जा रही है, तो इस वाले क्षेत्र में हमेशा जो आपको है हवा की कमी मिलेगी। ये तापजन्य पेटी मैंने आपको बताया टेम्परेचर के कारण होता है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर जो है सर्वाधिक होता है और सूर्य जो सीधा चमकता है। तो ये देखिए स्थिति, ये ITCZ भी इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको डोलड्रम भी बोलते हैं, ITCZ भी बोलते हैं। ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्यों? क्योंकि दो व्यापारिक पवनें इधर से जो आ रही हैं और दक्षिणी गोलार्ध से जो आ रही हैं, दोनों यहाँ पर मिलती हैं तो कन्वर्ज हो रही हैं। पहली वाली सेल का नाम है हेडली कोष है, दूसरी वाली सेल का नाम है फेरल कोष, तीसरी सेल का नाम है ध्रुवी कोष। इस प्रकार से आप ये चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिण गोलार्ध में आपके घड़ी की दिशा के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज बाई ओर। ये देखिए क्लॉक के ये विपरीत जा रही है, इस तरीके से दिशा है इसकी। इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वापस ऐसे जाती कोरियालिस बल के कारण। ये देखिए एंटी क्लॉक, पछुआ पवने, ये एंटी क्लॉक, और यहाँ पर सब देखिए आप क्लॉक, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो ये आपको चित्र बनाते हुए थोड़ा सा ये याद रखना चाहिए, इस तरीके से बनते हैं। ये आपके आज सब उच्च वायुदाब की पेटी मैंने आपको समझा दी। इसी प्रकार से ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब है, ये लगभग आपको 30 डिग्री के आसपास मिलेगा, 30 से 35। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ है, 30 से 35 है, ठीक है, लिखा हुआ थोड़ा गड़बड़ है। संबंधित न होकर पृथ्वी की दैनिक गति तथा वायु के संबंधित है, और यहाँ पर वायु जो है इन अक्षांशों को उतारती है। अभी मैंने आपको बोला ये गतिजन्य पेटी, गतिजन्य क्यों? पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियालिस बल उत्पन्न होता है, और कोरियालिस बल के कारण ये नीचे आकर बैठ जाती है। इनको अश्वक्षांश कहते हैं। अश्वक्षांश क्यों कहते हैं? बात ये थी कि पुराने समय में आप जानते वायुयान चलते थे, तो जब यहाँ से वायुयान जाते थे तो यहाँ पर वायुदाब इतना उच्च हो जाता था कि जो आपका जहाज है वो बहुत धीमी गति से गतिमान होता था। तो यहाँ पर वो जो पुराने समय में घोड़े लाया करते थे लोग, तो वो यहाँ पर कुछ घोड़े वजन को कम करने के लिए इसी अक्षांशों में फेंक दिया करते थे, ताकि हमारी स्पीड जहाजों की बढ़ जाए। तो वहां पर ऐसी घोड़े फेंकने की प्रथा के कारण इसका नाम अश्वक्षांश पड़ गया। यहाँ पर घोड़े फेंके जाते थे, ठीक है। तो यही चित्र देखिए दोबारा, ये है आपका अश्वक्षांश इस वाले क्षेत्र पर, और यहाँ पर भी ऐसे ही है अश्वक्षांश, ठीक है। और इन पवनों को जब देखेंगे तो बहुत सारी चीजों का अंतर भी पड़ता है, स्थल स्थल का भी अंतर पड़ता है, तो वो अभी थोड़ा सा आगे समझने का प्रयास करते हैं। उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, तो मैंने आपको बताया 60 डिग्री के आसपास फिर जो ध्रुवीय पेटी आती है, मतलब आपका 0 ये हो गया, 30 ये, 60 और 90। तो 60 डिग्री के आसपास इधर से आ रही ठंडी हवा और इधर से आ रही आपकी गर्म हवा, तो गर्म हवा को ये ऊपर उठा देता है, तो यहाँ निम्न वायुदाब की पेटी बन जाती है। यही यहाँ पर दिया हुआ है, 60 डिग्री से 65 डिग्री है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। इन पेटियों का निम्न वायुदाब भी तापजन्य न होकर गतिजन्य ही है। गतिजन्य क्यों है? देखिए, अगर
कोरियालिस बल के कारण ये यहाँ ना बैठती तो ये वाली स्थिति बनती क्या? कभी नहीं बनती। ये सीधा जाकर इस तरीके से बैठ जाती तापमान की वजह से। तो इसलिए ये भी गतिजन्य है। तो गतिजन्य 4 पेटियां होती हैं, 1, 2 और ऐसे 2 इस तरह। इस पेटी में पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हवा फैलकर स्थानांतरित हो जाती है और निम्न वायुदाब का क्षेत्रफल बन जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए चित्र में रख रहा हूँ, इस चित्र को देखकर ही आपको तैयारी करनी चाहिए। जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको बार बार इससे देखिए क्या कंफ्यूजन आ रही है। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ये कहाँ है? ये ध्रुवों पर है। तो यहाँ हवा आकर बैठती है सीधे सीधे, तापमान कम होता है बहुत, तो यहाँ तो उच्च वायुदाब की स्थिति बन जाती है। फिर ये यहाँ से हवाएं बहती हैं, ध्रुवीय पूर्वी पवन। इस प्रकार से ये हमने वायुदाब पेटियां समझ ली। इसमें और इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है कुछ, और ये केवल समझने बस का है। इसमें और ज्यादा इसमें सवाल कभी डायरेक्ट आता नहीं है वायुदाब से संबंधित, ना कभी पूछा जाएगा। इसमें ज्यादातर मिलान करने के लिए आते हैं, वो भी आते हैं स्थानीय पवने, कि लू कहाँ की पवन है और काल वैसाखी कहाँ की पवन है। ये सब चीजें ज्यादा मैच करने के लिए आती हैं। तो आज हमारा ये इतना ही रहेगा लेक्चर। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारी चीजें हो गई। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं उसमें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप ज्वाइन करके इस डायरेक्ट सवाल आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्लेनेटरी वेव विंड्स जो है इनको देखेंगे। ये ऐसी विंड्स जो लगातार बहती है, तो इन सबको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, तो वहां समझने का इसको प्रयास करेंगे। आज इतना ही रखेंगे, फिर नमस्कार।